साथियों नमस्कार। हम लोग यहाँ पे वेनेजुएला क्राइसिस को डिस्कस करेंगे और ईच एंड एवरी जो सिचुएशंस है उसको हम लोग देखेंगे। नाउ देखिए, अभी वेनेजुएला में अगर हम देखें तो क्या चल रहा है, तो एक फ्रेजाइल स्टेबिलिटी है वहां पे। मतलब स्टेबिलिटी तो है बट वो काफी फ्रेजाइल है। डोल्सी रॉड्रिगेज को, जो निकोलस मादुरो के बाद एक एक्टिंग प्रेसिडेंट बनाया गया है। एक एमनेस्टी लॉ है, हमने प्रीलिम्स करंट अफेयर्स में भी पढ़ाया था कि जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनके लिए है कि उनको छोड़ने के लिए वेनेजुएला में एक नियम है कि 30 दिन के अंदर चुनाव हो जाना चाहिए, लेकिन अभी ऐसा हालात नहीं है कि वहां पे चुनाव कराया जा सके, तो चुनाव नहीं होने जा रहा है। और यूएस की जो कंपनीज है कुछ छूट मिली है, अब वो प्रोडक्शन वगैरह स्टार्ट कर रही हैं, वहां पे काम कर रही हैं। जो मादुरो है, निकोलस मादुरो, वो अभी भी कस्टडी में है, उन पे केस चल रहा है ड्रग ट्रैफिकिंग और वेपन्स का। और जो ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ मिल रहा है जैसे कि यूरोपियन यूनियन कंट्रीज हैं। वेनेजुएला में जो मुद्रास्फीति है, इन्फ्लेशन है, वो 500% से भी ज्यादा है। हमारे यहाँ क्या कहता है आरबीआई की 2% से 6% के बीच में रखना है। एक्सट्रीम पॉवर्टी 56% है। नाउ हम एक एक चीज को पढ़ेंगे कि ये वेनेजुएला क्राइसिस का इंट्रोडक्शन क्या है, बैकग्राउंड ये कैसे आया, जो रीजन्स है इसके इंटरवेंशन के, मोनरो डॉक्ट्रिन क्या है, यूएस का इंटरवेंशन का कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ, लीगल क्वेश्चंस क्या है, और मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस पे इसका क्यों मतलब फेल हो रहे हैं, इंडिया का स्टैंड क्या है, इंडिया पे इम्पैक्ट क्या है, वे फॉरवर्ड और कंक्लूजन। तो चलिए एक एक करके हम देख लेते हैं। यू आर वॉचिंग आईएसपीसीएस फैक्ट्री। देखिए, ये जो क्राइसिस है ये आज से उत्पन्न नहीं हुआ है। बहुत डीप पॉलिटिकल और इकोनॉमिक क्राइसिस थी। ह्यूगो सावेज 2013 में डिपार्ट करते हैं, उसके बाद से भी एक इकोनॉमिक कोलैप्स देखने को मिला। कैसे? हाइपर इन्फ्लेशन है, यानी इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, महंगाई बहुत ज्यादा है, जो इसका करेंसी है वो गिर गया है। यही केस हमने ईरान के भी केस में देखा। मिसमैनेजमेंट बहुत देखा गया। मास माइग्रेशन हुआ, करीब 8 मिलियन जो वेनेजुएला के लोग हैं वो मतलब आर्थिक तंगी के कारण जो है वो माइग्रेट करते हैं। ऑयल सेक्टर में डिक्लाइन करता है। मतलब 1990 का दशक था जिसमें 3.5 मिलियन बैरल पर डे प्रोडक्शन था, जो कि घट करके यानी करीब एक चौथाई हो गया, 9 लाख बैरल पर डे 2025 में हो गया। ये पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर और गवर्नेंस का परिणाम था। जो ट्रंप है उनका मादुरो से झगड़ा पहले टर्म में भी चल रहा था, ड्रग ट्रैफिकिंग का उन पे चार्ज था। 2024 का जो वेनेजुएला का चुनाव हुआ उसमें जो इलेक्शन हुए और मादुरो जीतते हैं, उसको बहुत 50 से अधिक देश साथ में यूएस से नहीं मानते हैं उस चुनाव को। और एक्सटर्नल सपोर्ट जैसे चाइना, क्यूबा और रसिया का जो मादुरो को एक सपोर्ट मिलता है, तो वो भी एक टेंशन का कारण था। नाउ रीजंस क्या है कि यूएस ने इंटरवीन किया? यूएस कहता है कि हमारा एक बैकयार्ड पॉलिसी है, कि जो लैटिन अमेरिका है या जो इसके आसपास का क्षेत्र है ये हमारा क्षेत्र है। और मुनरो डॉक्ट्रिन, जिसे हम आगे पढ़ेंगे, उसी के अंतर्गत है। और मानता है कि जो वेनेजुएला, क्यूबा और निकारागुआ है ये एक्सिस ऑफ सोशलिज्म को बना रखे हैं। आपको पता है कि जो सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट है उसके ठीक अगेंस्ट में कैपिटलिज्म का कॉन्सेप्ट है। आपको कोल्ड वॉर याद होगा। तो जो कैपिटलिस्ट फिलोसफी है वो डिमांड एंड सप्लाई पे काम करती है, कि क्या प्रोड्यूस होगा, कैसे प्रोड्यूस होगा, वो सब कैपिटलिस्ट डिसाइड करते हैं डिमांड एंड सप्लाई के आधार पे। जबकि ये लोग क्या करते हैं, सोशलिज्म को, जो कि चाइना, रसिया, ईरान जैसे देशों को समर्थन इनसे मिलता है और ये लोग देते हैं। दूसरा चीज बोला कि नार्को टेररिज्म ये लोग कर रहे हैं, और इससे जो है हमारा सिक्योरिटी जो है उसका खतरा है। ऑयल भी मामला है और जियो पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व है, क्योंकि देखिए एक तरफ वेनेजुएला में सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व है, जबकि प्रोडक्शन कितना है? पूरे विश्व का मात्र 1% प्रोडक्शन कर रहा है वेनेजुएला। तो कहीं ना कहीं वेनेजुएला का मतलब 99 तो नहीं कहेंगे, वेनेजुएला का जो एक लार्ज भाग है वो नहीं प्रोड्यूस हो पा रहा है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम हो, गवर्नेंस का प्रॉब्लम हो। नाउ क्रिटिकल मिनरल्स भी वेनेजुएला में है, जैसे कि गोल्ड, बॉक्साइट, रेयर अर्थ, और चाइना जैसे कि रेयर अर्थ में लीडर है। तो हाईटेक सेक्टर में अमेरिका का कंपटीशन तो है ही, और चाइना और रसिया, ईरान के इन्फ्लुएंस को भी अमेरिका काटना चाहता है, क्योंकि वेनेजुएला का इनसे बहुत क्लोज रिलेशन हो गया था। और इकोनॉमिक कोलैप्स के कारण माइग्रेशन हो रहा था, तो रीजनल इंस्टेबिलिटी का खतरा। और ऐसा कहा अमेरिका ने कि बहुत सारे मानवाधिकार का हनन हो रहा है, पॉलिटिकल रिप्रेशन हो रहा है, और जो इलेक्शन करवाए गए 2013, 2018 और 2024 में, हम इसको नहीं मानते, ये सही तरीके से इलेक्शन नहीं करवाए गए। और वेनेजुएला ने एक और काम किया, चाहे वो ह्यूगो सावेज जब राष्ट्रपति थे या मादुरो थे, उन्होंने बहुत सारे जो ऑयल कंपनीज थे उसको नेशनलाइज कर दिया। अब अमेरिका की कंपनी बहुत ज्यादा उसमें पैसा लगाया था, वो पैसा उनका जो है एक तरीके से जब नेशनलाइज किया तो डूब गया। मुनरो डॉक्ट्रिन क्या था? 1823 में जेम्स मुनरो, जो अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति थे, उन्होंने कहा
कि यूरोप को क्या करना है कि हम यूरोप के मामले में, उसके आंतरिक मामलों में, या यूरोप में अगर कोई झगड़ा होगा तो हम नहीं जाएंगे उसमें पड़ने बीच में, लेकिन तुम भी हमारे आसपास के क्षेत्रों में नहीं आओगे। तो यही था एक तरीके से मुनरो डॉक्ट्रिन की, जो अमेरिका के आसपास के रीजन है वो हमारे हैं, तो एक तरीके से पड़ोसियों पे जो प्रभुत्व है, कब्जा है, वो हमारा रहेगा ना। इसका परिणाम क्या है? जब यूएस ने ये किया है तो कुछ तो परिणाम होंगे ना। तो एक पावर वैक्यूम की सिचुएशन है, मतलब इंस्टीट्यूशनल कोलैप्स हो सकता है वेनेजुएला में, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, आर्मी है या इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं, लड़ाई हो सकती है। लेजिटिमेसी है कि अगर अमेरिका कोई किसी को मतलब पपेट बना के बैठा दे तो क्या अन्य लोग मानेंगे इस चीज को? ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस भी है, जो रिफ्यूजी हैं वो जाकर के दूसरे देशों में जैसे कोलंबिया और ब्राजील पे एक जो है बोझ बन सकते हैं। जो बॉर्डर इनसिक्योरिटी है, जैसे मान लीजिए वायलेंस होने लगा, ट्रैफिकिंग है, इन सब का खतरा बढ़ सकता है। ग्लोबल बैकलैश हो सकता है, जैसे रसिया है, चाइना है, इन्होंने कह दिया है ना कि अमेरिका ने सोवरेनिटी का वायलेशन किया है। सोवरेनिटी मतलब क्या? संप्रभुता है। तो जो सोवरेनिटी है कि वो अपने मामलों में वो खुद डिसाइड करेगा, जो वेनेजुएला है, बट इन्होंने क्या किया है कि उसकी संप्रभुता का हनन किया है कि बाहरी फोर्सेस जा करके डिसाइड कर रही है कि वेनेजुएला का फ्यूचर कैसा होना चाहिए। ना इंटरनेशनल लॉ का एक इरोजन भी है, जैसे यूएन चार्टर का, और यूएन में कलेक्टिव सिक्योरिटी का प्रिंसिपल भी है, तो उसका भी वायलेशन है। कलेक्टिव सिक्योरिटी और कलेक्टिव डिफेंस अलग है। जो कलेक्टिव डिफेंस है कि अगर एक देश पे अटैक हुआ तो सारे देश उस पर अटैक माने जाएंगे, वो नाटो का है, आप समझेंगे आर्टिकल 5 के तहत। कलेक्टिव सिक्योरिटी से उसको कंफ्यूज नहीं होना है। तो इंडिया जो है कलेक्टिव डिफेंस के मैकेनिज्म में नहीं है नाटो में। नाउ कि आपने जयशंकर साहब को सुना भी होगा, उन्होंने कहा था कि नाटो टेम्पलेट डज नॉट सूट इंडिया। नाउ लैटिन अमेरिका का पोलराइजेशन हो सकता है कि कुछ देश जो है वो अमेरिका के सपोर्ट में जाए और कुछ देश अगेंस्ट में चले जाएं। ऑयल प्राइस का वोलेटिलिटी हो सकता है, जैसे शॉर्ट टर्म में जो है, मान लीजिए जब कोई भी देश युद्ध में चला जाता है तो उस समय क्या होता है, जो सप्लाई होता है वो डिसरप्ट हो जाता है, क्योंकि जो फोकस होता है वो डिफेंस पे चला जाता है। तो उस समय जो है पूरे जो विश्व में, जैसे जिसको जिसको वेनेजुएला सप्लाई कर रहा होगा तो उसके लिए दिक्कत हो जाती है। इन्वेस्टमेंट भी कैसे होगा जब प्रोडक्शन होगा ही नहीं, तो इन्वेस्टमेंट भी ऑफ कोर्स अफेक्ट होगा। मल्टीलैटरल जो नॉर्म्स हैं वो प्रभावित होते हैं, मार्केट में डिसरप्ट होता है। तो जो भी कंट्रीज जो ऑयल पे डिपेंडेंट है, एनर्जी मंगाते थे वेनेजुएला से, उनके लिए दिक्कत है। और जो मल्टीपोलर स्ट्रेन होगा, इस तरह के जो अप्रोच आएंगे कि मुंडो डॉक्ट्रिन, ये हमारा क्षेत्र है, ये तुम्हारा क्षेत्र है, तो ऑफ कोर्स एक स्ट्रेन की सिचुएशन क्रिएट होती है ना। कुछ कानूनी चीजें भी इसमें इन्वॉल्व है। देखिए, फोर्स से संबंधित आप अगर यूएन चार्टर का आर्टिकल 2 क्लॉज 4 देखेंगे, बहुत चर्चा में रहा इस बार, तो उसमें कहा गया कि कोई भी जो सोवरेन स्टेट है, जैसे इंडिया है या वेनेजुएला है, उस पर कोई फोर्सफुली आकर के उसको मतलब फोर्स का प्रयोग नहीं करेगा उसके खिलाफ। तो फिर यूएस कैसे कर दिया? यूएस ने कहा कि आर्टिकल 51 भी तो है और वो कहता है कि फोर्स का प्रयोग कर सकते हैं अपनी आत्मरक्षा में। तो हमने वही काम किया है। क्यों? क्योंकि जो नार्को टेररिज्म है ये वेनेजुएला फैला रहा था और ये हमारे सिक्योरिटी के लिए खतरा था, और इसलिए हमने यूज किया। और यूएस ने तो कहा कि हमने 2019 से ही मादुरो को जो है रिकॉग्नाइज करना बंद कर दिया था। जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है वो भी फोर्स को अलाउ करता है, बट रेयर केस में। ना क्यों ये मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस फेल कर जा रही हैं? देखिए, आपने P5 का बात सुना होगा, जो परमानेंट 5 कंट्रीज हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। तो ये क्या करती हैं कि जो भी मतलब रिजोल्यूशन आता है इनके अगर नेशनल इंटरेस्ट में है तो उसको सपोर्ट करते हैं, नहीं है तो वो। ये 1945 का बताइए कितना मतलब आउटडेटेड मैकेनिज्म है। उस समय का हालात अलग था, आज का हालात अलग है। अब तो बिल्कुल ही इसमें रिफॉर्म होना चाहिए। जो वीटो पावर इनको मिला है, क्यों वीटो पावर मिलेगा? सारे देशों को बराबर हक मिलना चाहिए और आज के हिसाब से मिलना चाहिए ना। जो यूज ऑफ फोर्स है, हमने देखा ना, फोर्स का प्रयोग कर देंगे और कहेंगे हम लॉ इन्फोर्समेंट कर रहे थे या अपने सेल्फ डिफेंस में कर रहे थे, जैसे अभी अमेरिका कह रहा है। और जो आर्टिकल 2 क्लॉज 4 है उसको बाईपास कर देते हैं। यूएन जो है वो वीक हो चुका है। देखिए, यूएन के पास फंड है ही नहीं। यूएन के पास जो फंड देने वाले थे वो विथहोल्ड कर देते हैं। जो रीजनलिज्म है, वो रीजनल ब्लॉक्स जो है अपना इंडिपेंडेंट फैसला ले रहे हैं। और साइबर वॉरफेयर, पीएमसीज यानी प्राइवेट मिलिट्री कंपनीज, ये सब जो है सिचुएशंस बढ़ रही हैं। अकाउंटेबिलिटी जो है वो इंश्योर नहीं हो पा रही है, क्योंकि जो वायलेशन करता है अगर उसको सजा मिलती तब तो कोई डिटरेंस बनता ना। तो जब सजा ही नहीं मिलेगी तो वो भी अपना मनमानी करता है ना। इन सब के बीच इंडिया का क्या कहना है? इंडिया अपना कंसिस्टेंट फॉरेन जो नेशनल इंटरेस्ट में जो फॉरेन पॉलिसी स्टैंड है उसको बनाए हुए है। इंडिया बोला है वी आर डीपली कंसर्न्ड and we are closely monitoring the situation. We are concerned about the safety and well-being of the Venezuelan people, and we want that things should be resolved peacefully through dialogue. इंडिया का और भी कहना है कि सोवरेनिटी, नॉन इंटरवेंशन और यूएन चार्टर प्रिंसिपल्स
ये सब इंश्योर होना चाहिए। नाउ क्या इंडिया पे भी कोई प्रभाव पड़ा है? ऑफ कोर्स, हालांकि कुछ लिमिटेड प्रभाव भी हैं। जैसे ट्रेड हमारा बहुत अफेक्ट नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि हमारा बहुत ज्यादा वेनेजुएला के साथ ट्रेड होता नहीं है। 95.3 मिलियन का हमारा ट्रेड एक्सपोर्ट करते हैं हम, तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। एनर्जी में भी देखें तो हम बहुत मंगाते नहीं है, 0.3% हम जो है ऑयल मंगाते हैं वेनेजुएला से, तो ये भी ज्यादा असर नहीं डालता है। लेकिन एक फायदा भी है कि जैसे मान लीजिए वेनेजुएला में जब ऑयल प्रोडक्शन होगा, ज्यादा से ज्यादा होगा, तो हमें डिस्काउंटेड प्राइस पे मिलने लगेगा, हमारा बार्गेनिंग पावर बढ़ जाएगा। और हमारी जो रिफाइनरी है वो एडवांटेज पॉइंट पे होगी, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज है, तो ये सब प्रोसेस कर पाएगा, सप्लाई फ्लेक्सिबिलिटी हो जाएगी। क्योंकि अभी जो हम रसिया पे या वेस्ट एशियन ऑयल पे डिपेंडेंट है, तो कम डिपेंडेंटी जो डिपेंडेंसी है हमारी वो कम हो जाएगी और हमारा बार्गेनिंग पावर बढ़ जाएगा। जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं कुछ वहां पे वो फंसे हुए हैं, तो वो ऑपरेशन स्टार्ट हो सकता है। इंडियन जो पीएसयू है, जैसे ओएनजीसी विदेश लिमिटेड है, ऑयल इंडिया है, तो ये अपने प्रोडक्शन को फिर से कर सकते हैं। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के लिए एक चैलेंज है, क्योंकि देखिए इंडिया नहीं मानता है कि आप जबरदस्ती जो है किसी का जा करके सत्ता परिवर्तन कर दीजिए। कॉम्प्लेक्स डिप्लोमेसी है, एक तरफ इंडिया ग्लोबल साउथ का लीडर भी इसको बनना है और दूसरी तरफ जो है यूएस के साथ भी रिलेशनशिप को मेंटेन रखना है। जियो पोलिटिकल क्वेश्चन भी है, क्योंकि मोनोरो डॉक्ट्रिन जो है ये एक रिस्क तो है ही कि ये पूरा क्षेत्र हमारा है, तो अब उसके अनुसार आपको चलना पड़ेगा ना। वे फॉरवर्ड में है कि ट्रांजिशनल ओवरसाइट कीजिए कि वहां पे जो सरकार है वो आए, डेट रिजोल्यूशन कीजिए, जो अगर कर्जा है वेनेजुएला पे, तो तेल भाई उससे रेवेन्यू आ रहा है तो उससे आप जो है उसको ठीक करवाइए। इंटरनल सिक्योरिटी स्टेबिलिटी लाइए, वहां पे ऐसा नहीं कि कोलैप्स कर जाए। और बड़ी बड़ी जो संस्थाएं हैं जैसे यूएन है, ब्रिक्स है, G20 है, ग्लोबल साउथ है, इन प्लेटफॉर्म्स का यूज कीजिए और इस मैटर को सॉल्व कीजिए। यूएन को रिलीफ ऑपरेशन चलाना चाहिए और जो क्रूड इंपोर्ट है उसको डाइवर्सिफाई किया जाए। और इंडिया ऑफ कोर्स जो उसकी रिस्ट्रक्चर्ड एनर्जी सेक्टर है उसमें पार्टिसिपेट करे। तो अभी हमने क्या देखा? हमने देखा कि रूल बेस्ड मल्टीलैटरलिज्म था, कानून के तहत सब चीजें चल रही थी। लेकिन अब क्या हुआ? ये इंसिडेंट दिखाता है कि पावर ड्रिवन जियोपॉलिटिक्स है, मतलब कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी माइट इज राइट। ठीक है। यूनिलैटरल एक्शन अमेरिका का दिखा, चाहिए क्या? स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी हो, ओवरसीज जो इंटरेस्ट हो उसके प्रोटेक्ट किया जाए, डायलॉग हो, मल्टीलैटरल डिप्लोमेसी लेजिटिमेसी हो, स्टेबल रूल बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर का निर्माण किया जाए। तो बेसिकली जो अच्छे अच्छे शब्द होते हैं उसको आपको इसी में यूज कर देना है कि सोवरेंटी किसी का खतरे में नहीं पहुंचे, यूएन की जो चार्टर है उसकी प्रिंसिपल्स के तहत हम लोग काम करें। तो फ्रेंड्स, वी हैव डिस्कस्ड दिस वेनेजुएला क्राइसिस. This was very important. This Venezuela crisis has been very important, especially from the current affairs point of view. So आप इंडिया वेनेजुएला रिलेशन तो पूछने का बहुत कम चांस है, बट इंडिया का स्टैंड जो जो पूछ सकता है, वी हैव इंक्लूडेड दैट इन आवर डिस्कशन. थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग.